तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था और इसका सिर्फ एक ही पार्ट अभी तक अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपसे बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया था। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिश जी के बारे में भी बात की थी। आज की क्लास हमारी बेस्ड रहेगी हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहां हम पढ़ेंगे एक हिस्टोरिकल रिव्यू। हिस्टोरिकल रिव्यू मींस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, आखिर पहले माइक्रो थी या मैक्रो थी, एकदम डिटेल में समझेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करें हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और बच्चा अगर अब क्वेश्चन आता है ना कि पहले माइक्रो आया या मैक्रो आया, तो आंसर भी यही है। सबसे पहले ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब इकोनॉमिक्स बना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही शुरुआत हुई। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर जब ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई तो क्या उस टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था? तो बच्चे इसका आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स था, बट इकोनॉमिक्स की कोई अलग से ब्रांच नहीं था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया जाता है। आप यूं कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर था मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन एक अलग से ब्रांच नहीं था। जैसे आजकल आप पढ़ रहे हो ना इकोनॉमिक्स के दो पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे। ठीक है, चलो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए किसने ज्यादा योगदान दिया है ना, किस टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा गया, एक बार समझ लेते हैं। तो आओ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट। सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स आई। इसके बाद इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बच्चा ट्रेडिशनल अप्रोच है, काफी पुराने समय से चली हुई आ रही है। चलो, origin of this approach can be traced back to the era of classical economist। बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के समय से देखा गया। अब आपके मन में आएगा सर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? बच्चा ये वो इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनकी अपनी एक अलग थिंकिंग होती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रखते थे। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सोचते थे। चलो कौन कौन थे? जैसे कुछ एग्जांपल, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, मेन योगदान किसका था अब उनके बारे में सुनो। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, माइक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज्ड किसने किया? तो उनका नाम है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। बच्चा इनका नाम बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की हैं। बहुत सारी थ्योरीज, कुछ नाम याद दिला दूं। जैसे आप लोगों ने कुछ लॉ के बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसके साथ ही आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत कुछ आप लोगों ने हो सकता है सुना हो। बच्चा मोस्टली इन्हीं के द्वारा ही दिए गए हैं। ठीक है, नाम क्या है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश की? 1890 में। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलराइज्ड किसने किया? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने बुक कौन सी लिखी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी? 1890। ठीक है, बाकी कुछ और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात कर लेते हैं जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में योगदान दिया। तो अदर इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर पिगाउ, जे.आर. हिक्स, प्रोफेसर सैमुअलसन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन एक्सेट्रा हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये और भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने
माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 2 लाइन जरूर याद रखना, ठीक है। कुछ याद रखो या ना रखो, ये जरूर याद रखना, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। चलो अब ऐसे ही आ जाओ जरा हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने जैसा कि बताया कि पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आया था। ऐसा क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी? तो देखो बच्चा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स था तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे नेशनल इनकम हुआ और भी एग्रीगेट्स हुए, जैसे जीडीपी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, इक्विलिब्रियम हुआ, पूरे देश के बारे में हम कैसे समझते थे। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन हम यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। माइक्रो की हेल्प से ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते थे। माइक्रो की हेल्प से ही हम लोग नेशनल इनकम जैसे कॉन्सेप्ट को समझते थे, ठीक है। थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट करती ही ना हो, एग्जिस्ट करती थी, और मैं तो कहता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। आगे आओ, इन दी 18th सेंचुरी साइक्रेट्स हैं, एक नाम है जो कि फ्रेंच थिंकर्स थे, ट्राई टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। तो इन्होंने 18वीं शताब्दी में इन्होंने नेशनल इनकम और वेल्थ के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने की कोशिश की। Even the classical economic theories discuss the determination of national income and wealth। तो कैसे डिस्कस किया गया? क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी के द्वारा। यानी इससे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़े ना, उन्हीं की हेल्प से हम लोगों ने नेशनल इनकम को समझा, ठीक है। और देख लो, बट देयर मैक्रो एनालिसिस वाज कंबाइंड विद द माइक्रो एनालिसिस। बस समस्या इतनी थी कि जितनी भी इनकी एनालिसिस थी मैक्रो से रिलेटेड, पूरे देश से रिलेटेड, वो इन्होंने माइक्रो के साथ ही कंबाइंड कर रखी थी। अच्छा, और आओ, दस माइक्रो एनालिसिस रूल्ड द वर्ल्ड इकोनॉमीज टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो ये कह सकते हैं 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से पहले तक पूरे इकोनॉमी में किसने राज किया? सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ने, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स को समझते थे तो क्या समझते थे? ओनली एंड ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट बच्चा, आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ग्रेट डिप्रेशन 1930 में ऐसा क्या हुआ जिससे इकोनॉमिक्स की एक अलग ब्रांच बनानी पड़ गई? ठीक है, अब सुनो। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन कभी 1929 मिलता है, कभी 1930 मिलता है, कंफ्यूज मत होना, एक ही है वो आपका, ठीक है। देखो, वैसे तो ग्रेट डिप्रेशन आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में डिटेल में पूछा भी नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा समझ लो। देखो, बात ऐसी थी कि यूएस की इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, अमेरिका जैसी कंट्री की बात करते हैं, यहां पर 1920s के टाइम पे 1920 के समय में शेयर मार्केट और जो रियल मार्केट था वो एकदम तेजी से ग्रो कर रहा था। ग्रो क्यों कर रहा था? क्योंकि 1920s के आसपास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का मार्केट में आगमन हुआ था। तो यार, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, बहुत ज्यादा बिकते हैं, मार्केट एकदम से ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है। लोगों ने क्या किया? अपना पैसा शेयर मार्केट में डालना स्टार्ट कर दिया। भाई, लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था, इवन लोगों ने बैंक से लोन लिया, बैंक से अपना जमा पूंजी निकाली, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि भैया रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज अच्छी खासी डेवलप कर रही थी, है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज आप ग्राफ देखते हो ना, जैसे आप ग्राफ देखते हो, कोई भी चीज ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी तो एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, उसके बाद वो नीचे आ जाती। यही यार मैक्सिमम पॉइंट आया 1929 में, ठीक है। इसके बाद से 1929 की शुरुआत से ही यूएस का शेयर मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में भी रही। तो भैया ये समझ लो कि मार्केट डाउन हुआ,
डाउन होने से लोगों के शेयर की प्राइसेस कम होने लगी, लोगों को रिटर्न कम मिलने लगी, और उसके अलावा और क्या हुआ, लोगों की जॉब जाने लगी। जॉब जाने लगी तो लोगों के पास पैसे नहीं आए, इनकम नहीं आए, तो लोगों ने धीरे धीरे करके डिमांड कम करना स्टार्ट कर दी। अब भैया सिचुएशन गड़बड़ाते गई। क्यों गड़बड़ाते गई? क्योंकि वही सेम चीज रिपीट होने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम कम हुई, इनकम कम होने से डिमांड कम हो गई। अब भैया इंडस्ट्रीज को लॉसेस होने लगे, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन तेज गति से बढ़ने लगी, है ना। यही है द ग्रेट डिप्रेशन 1929। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन मींस एक आर्थिक मंदी आ गई। मंदी समझते हो ना, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, चीजें कम प्राइसेस पर बिकने लगती हैं, तो यार बड़ी मुसीबत आई। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले, उनसे पूछा गया कि भैया कुछ विचार रखो अमेरिका के लिए, आप तो बड़े माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज्ञानी हो, इकोनॉमिस्ट हो, तो भैया यूएस की इकोनॉमी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो आंसर देने में फेल हो गए, आंसर देने में फेल हो गए। तो फिर बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर कीन्स। फिर वो कहते हैं ना कि जब पूरी तरीके से फिल्म पिट जाती है तो एक हीरो की एंट्री होती है। तो यहां पर हीरो बन के आए प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स। पूरा नाम क्या है? जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स फिर हीरो बन के आए। इन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से कहा, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स वालों से कहा एक काम करो, तुम निकलो, अब तुम्हारे बस की नहीं है ना। तो इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी, इन्होंने अपने कुछ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी, जिससे यूएस की इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा डाउन ट्रैप में जा चुकी थी वो अब ऊपर उठ सके। तो हीरो कौन निकल के आए? वो हैं आपके जॉन मेनार्ड कीन्स। अच्छा, यहां पर बच्चा आप लोगों ने इनकी फोटो तो देखी है ना, बट मैंने यहां पर आपको बताया नहीं कि ये है कौन। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ये हैं प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स, याद रखिएगा ना। और इन्हें शॉर्ट में हम नाम देते हैं सिर्फ कीन्स का। ठीक है, चलो तो थोड़ी सी बातें और रीड आउट करेंगे। तो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, यानी ग्रेट डिप्रेशन के बाद, पूरी कहानी ग्रेट डिप्रेशन की मैंने आपको सुनाई। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स पब्लिश्ड हिज फेमस बुक। इन्होंने अपनी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तिका लिखी, नाम याद रखना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन एंड मनी। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब लिखी? 1936 में। कीन्स यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इन्होंने इस पुस्तक में मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। ठीक है, द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच गोज टू लॉर्ड मेनार्ड कीन्स। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा श्रेय किसे जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट का पूरा श्रेय जाता है लॉर्ड कीन्स को। बिसाइड कीन्स के अलावा माल्थस थे, विकेलसेल थे, मालरस थे, इरविंग थे, फिशर थे, ये सारे इकोनॉमिस्ट भी थे जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को बनाने में हेल्प की थी। तो उम्मीद करता हूं यार समझ चुके होगे, ये भी समझ चुके होगे कि 1929 या 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच बनाई गई। उससे पहले तो बस माइक्रो इकोनॉमिक्स का गुणगान गाते रहते थे। तो चलो बच्चा, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। सभी लोगों का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट हो तो बच्चा लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और यहां पर कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।